नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की और वहां की राजनीति की और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 3 चरण में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 10 वर्षों बाद चुनाव होने जा रहा है और धारा 370 और 35A हटने के बाद ये पहला चुनाव है और 10 वर्षों बाद लोग वहाँ मतदान करेंगे और बिल्कुल बदले हुए माहौल में मतदान करेंगे, क्योंकि इसके पहले जब लोगों ने वोट डाले थे तब 370 लागू था, 35A वहाँ पर था। वहाँ की परिस्थिति बिल्कुल अलग सी थी। अब माहौल अलग है, क्योंकि अब 370 नहीं है, न वहाँ अलग संविधान है, न वहाँ अलग झंडा है, न जो जिस स्वायत्ता की बात की जाती है न वो है। अब जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरीके से भारतीय संविधान के दायरे में है, भारत की कानून व्यवस्था के दायरे में है। लेकिन अब राजनीति गर्म हो गई है। अब राजनीति कैसे गर्म हुई है? चुनाव तो भला वहाँ है, तो दिल्ली की राजनीति कैसे गर्म हो गई? आपके जहन में जरूर ये सवाल उठ खड़े हो रहे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे शुरू हो गया है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर, जो पहले का ट्विटर अकाउंट था अब जिसे एक्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किए और 10 सवाल कांग्रेस से पूछे और उन 10 सवालों के बाद ही दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की राजनीति गर्मा गई है। तो आखिर वो 10 सवाल क्यों पूछे अमित शाह ने? ये अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो उनका है एक्स पर, उस पर उन्होंने सवाल डाले और सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस पर जवाब मांगे, राहुल गांधी से जवाब मांगे हैं कि वो इस पर जवाब दें। और जितने भी 10 सवाल हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के हवाले से है। और इसलिए है क्योंकि शुक्रवार को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे और कश्मीर में उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दूसरे कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के साथ थे। बड़ी देर तक वार्ता चली और उन दोनों दलों के बीच, यानी कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनावी गठबंधन हो गया। अब ये दोनों लोग मिलकर वहाँ के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आपस में प्रत्याशी बांटकर मैदान में उतारेंगे। उसी के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है जम्मू कश्मीर से लेकर और दिल्ली तक। और उसी बीच में जब ये राजनीतिक गठबंधन बना एनसी और कांग्रेस के बीच में, तब अमित शाह ने सवाल पूछे और मुझे लगता है कि वाजिब है अगर कांग्रेस की तरफ से इस पर जवाब आए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और वो लोग भी इस पर जवाब दें जो लोग दलितों की राजनीति करने का दावा करते हैं, जो लोग पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करते हैं, जो लोग गरीबों की राजनीति करने का दावा करते हैं, जो लोग इस बात की राजनीति करते हैं कि किसी के हक और हुकूक को दबाया ना जाए, ख़त्म ना किया जाए, उन लोगों को इस पर जवाब देना चाहिए। उन लोगों को तो विशेष तौर पर आकर जवाब देना चाहिए जो लोग संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि इस देश में सब कुछ संविधान के हिसाब से होना चाहिए। तो अमित शाह ने हालांकि ये जवाब अपना सवाल पूछकर राहुल गांधी से जवाब मांगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देश की तमाम पार्टियों के बहुत सारे नेताओं को भी इस पर जवाब देने चाहिए, क्योंकि सब लोग दलितों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, संविधान की बात तो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन सब लोगों को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो सवाल अमित शाह के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे तथ्य वो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। और राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उनके साथ हुआ है, संयुक्त घोषणा पत्र नहीं है। अब आगे कहीं जारी हो जाए तो बात अलग है, फिर उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं, कांग्रेस अपनी बात क्या रखती है और एनसी अपनी तरफ से यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या बातें शामिल की जाती हैं। लेकिन आज के वक्त में, अभी तक यानी मौजूदा वक्त में जो घोषणा पत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और राहुल गांधी ने गठबंधन किए हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है, सामान्य तौर पर आप भी अगर मेरी जगह हो तो कहेंगे हाँ बिल्कुल यही अर्थ निकलता है कि उस घोषणा पत्र के रहते उन्होंने गठबंधन किए हैं। तो इसका अर्थ है कि उस घोषणा पत्र के साथ शायद राहुल गांधी सहमत हैं, क्योंकि अमित शाह के सवाल पूछने के बाद से उनकी तरफ से जवाब अभी आए नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस के एक प्रवक्ता की तरफ से इस पर जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन कम से कम मैं उस पर संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ उनकी जवाबों से। तो जो अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो सवाल दिए हैं उसमें से सब तो नहीं, लेकिन 5-6 का मैं जिक्र करूंगा और उस पर बताऊंगा कि किस तरीके से ज़रूरी है कि लोग इस पर जवाब दें। अमित शाह ने राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछते हुए, 10 सवाल पूछते हुए, पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो चुनावी समझौता किया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि वो फिर से अलग झंडे को बहाल करेंगे। आपको बता दें कि जब 370 वहाँ लागू था, 35A था, तब जम्मू कश्मीर का इस देश से अलग संविधान भी था।
तो जो लोग संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं वो लोग कम से कम बताएं कि एक बार फिर इस देश में तिरंगे से अलग दूसरे झंडे की वकालत जो अगर दल करता है और उसके साथ अगर गठबंधन किया जाए तो जवाब तो फिर इस पर बनता है। तो उस पर अमित शाह ने पहला सवाल किया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यानी फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर से जम्मू कश्मीर का जो पहले झंडा था 70 खत्म होने के पहले वो फिर से बहाल होगा। तो क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि इस पे जवाब आना चाहिए और उन लोगों को भी जवाब देना चाहिए कि जो लोग संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर घूमते हैं और देश की संविधान की दुहाई देते हैं। अगर ऐसा है तब तो निश्चित तौर पर अगर वो कहते हैं कि यहाँ समर्थन में है तो सोचिए कि किस संविधान के साथ हैं। अमित शाह के दूसरे सवाल को आप देखें, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं कि अगर अर्थ आप निकालें उसके का जो असर देश के ऊपर पड़ेगा, देश की राजनीति के ऊपर पड़ेगा, वो बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए इस पर जब मुझे लगता है इसलिए इस बात पे मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ कि दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये बताए कि फारूक अब्दुल्ला ने, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो लोग फिर से 370 और 35A को बहाल कराने की कोशिश करेंगे और बहाल कराएंगे। अब यहाँ जवाब आता है कि देश की संसद में संविधान के हिसाब से 370 को ख़त्म किया गया जो अस्थायी था, 35A को ख़त्म किया गया, देश की संसद ने उस पर मुहर लगा दी। उसके खिलाफ फिर कहा जा रहा है कि नहीं साहब उसको हम पलटेंगे और फिर से 370 लाएंगे, 35A लाएंगे। तो उस पर अमित शाह ने सवाल पूछा है कि इस पर राहुल गांधी जवाब दे कि क्या इसका वो समर्थन करते हैं। इसके बाद आइए तीसरा जो सवाल है वो और भी महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से हो जाता है, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि स्वायत्ता की बात की गई है और स्वायत्ता किसके जरिए उनको मिला था? जम्मू कश्मीर की जो अलग संविधान थी, 370 की जो व्यवस्था अपने संविधान में थी उसके जरिए मिला था। तो जब 370 खत्म हुआ तो वहाँ का संविधान भी खत्म हो गया, वहाँ के लिए जो विशेष प्रबंध किए गए थे वो सारे खत्म हो गए, उनको जो विशेष दर्जा दिया गया था वो सब खत्म हो गया। तो अब ये कह देना सिर्फ एक पंक्ति में, एक लाइन में कि वो स्वायत्ता चाहिए, उस स्वायत्ता चाहिए का अर्थ ये है कि फिर से उनको अपना अलग संविधान चाहिए, अलग उनको अपना निशान चाहिए, उनको अपनी अलग पहचान चाहिए। भारतीय संविधान के साथ वो नहीं चलना चाहते हैं। अगर भारतीय संविधान के साथ अगर चलने की बात होती तो फिर से वो स्वायत्ता की बात कर कम शब्दों में ये ना कहते कि मेरा पुराना संविधान लौटाओ, मेरा अलग झंडा लौटाओ, वो तिरंगे की बात करते और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की बात करते। तो फिर स्वायत्ता की भी बात है तो इस पर भी सवाल अमित शाह ने पूछे कि क्या बताएं कि जिस स्वायत्ता की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जा रही है, उनके घोषणा पत्र में शामिल है, क्या राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं? तीसरा नंबर सवाल कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। इस समय पाकिस्तान के साथ वार्ता बंद है क्योंकि भारत सरकार की नीति इस पर साफ है कि आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान आतंकवाद खत्म करे, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, प्रायोजित कहना मेरे हिसाब से बहुत हल्का शब्द है। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर और पूरे भारत देश में फैलाने की कोशिश की जाती है वो एक तरफ आतंकवाद करते रहें और उनसे वार्ता। तो इसमें तीसरे नंबर सवाल में उन्होंने पूछा है कि क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात की जाए, उन्हें मुख्य धारा में लाई जाए या पाकिस्तान से बात की जाए? राहुल गांधी क्या इसका समर्थन करते हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में है। चौथे नंबर पर आपको आइए बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो LOC ट्रेड, यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है, जिसके जरिए पाकिस्तान के साथ पहले व्यापार होता था, लेकिन केंद्र में जब मोदी की सरकार बनी तो पाकिस्तान की जो आतंकवाद की नीति है उस नीति के जवाब में भारत सरकार ने भी अपनी नीति बनाई और एक नीति तय हुआ कि जो ट्रेड के यानी व्यापार की आड़ में जो आतंकवाद उधर से भेजा जा रहा था और जो रास्ता खुला था जिसका फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे थे, तो वो बंद। आपके साथ रिश्ते नहीं चलेंगे साहब, पहले आप आतंकवाद को ख़त्म करें। ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे कि आपको हम सोने की थाली में आपको खीर परोसते रहें, आप उसके बदले में हमारे कांटा आकर हमारे खेतों में बोते रहें, ये नहीं चलेगा। इसी वजह से LOC ट्रेड बंद किया मोदी सरकार ने और ये कह रहे हैं कि हम LOC ट्रेड है वो खोल देंगे। तो राहुल गांधी बताएं, यानी कांग्रेस पार्टी बताए कि क्या वो इसके साथ हैं? और आपको यहाँ मैं बता दूँ साफ साफ कि ये जो बात है, बॉर्डर से जो आतंकवाद का पूरा इकोसिस्टम जो अपने देश में पल पोस रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा जरिया ये ट्रेड था कि केले के अंदर नशीली सामग्री भर के उधर से इधर आ जाया करता था
व्यापारी के रूप में आतंकवादी आते थे और मंडी से गायब हो जाते थे। और सबसे बड़ी बात कि टेरर फंडिंग का बहुत बड़ा जरिया ये ट्रेड था कि दिखाया जा रहा है ट्रेड है, लेकिन पैसा भारत में घुसा करके ट्रेड के जरिए आतंकवादियों तक पहुंचा दिया जाता था, या आतंकवाद का संरक्षण देने वालों तक पहुंचाया जाता था, आतंकवाद का पोषण करने वालों तक पहुंचा दिया जाता था। तो ये सवाल भी मेरे हिसाब से जायज़ है। इस पे जवाब तो लगभग मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को देना चाहिए। 5वां नंबर सवाल कि जो पत्थरबाजी कश्मीर का आप जानते हैं मशहूर, कि कुछ भी हो बच्चों को आगे कर दो, फौज के ऊपर पत्थरबाजी, किसी भी बात पर पत्थरबाजी, तिरंगा लाल चौक पे लहरा गया पत्थरबाजी, यानी जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, क्योंकि बच्चे आगे हैं, महिलाएं आगे हैं, पुलिस गोली नहीं चला सकती, फौज के लोग कुछ कर नहीं सकते, कमज़ोर नब्ज को पकड़े रहो और पत्थरबाजी की आड़ में आतंकवादी को पनाह देते रहो, आतंकवाद बढ़ाते रहो। तो अब उन्होंने इसमें कहा है कि जो, और सरकार ने, मोदी सरकार ने नीति बनाई कि जो लोग पत्थरबाजी में, आतंकवाद में लिप्त थे और फिर उसमें उनकी साजिश में शामिल होते थे और सरकारी नौकरी भी कर रहे होते थे, सरकारी व्यवस्था में घुसे हुए थे, उन सब लोगों को बाहर किया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अगर वो आएंगे तो वो लोग बहाल करेंगे, फिर से उनको अपनी नौकरी पर वापस लाएंगे, फिर से सरकारी सिस्टम में उनको जोड़ेंगे। सोचिए कितनी खतरनाक बात है ये। और उसका समर्थन अगर गठबंधन हुआ है तो मतलब समर्थन हो रहा है। तो इस पर भी राहुल गांधी से अमित शाह ने जवाब मांगे हैं। इसके बाद आप देखें कि जब जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था, यानी 370 खत्म होने के पहले, जब उसका अलग झंडा था, अलग निशान था, अलग विधान था, एक टाइम तो अलग था कि अलग प्रधान भी अपना रखते थे, प्रधानमंत्री भी अपना कर रखते थे वो, तो तब वहाँ पर दलितों को कोई आरक्षण नहीं था, पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं था, गुर्जर समाज को कोई आरक्षण नहीं था, बकरवाल समाज जो वहाँ के पहाड़ों में रहता है उसको कोई आरक्षण नहीं था। जब 370 खत्म हुआ है, 35 से खत्म हुआ है, नई व्यवस्था वहाँ बहाल हुई, भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जब वहाँ पूरी तरीके से लागू हुआ तो दलितों को जाकर के वहाँ आरक्षण मिला है। नहीं तो उसके पहले दलितों से सिर्फ सफाई का काम कराया जाता था, वो भी उन्हें नौकरी नहीं दी जाती थी। तो जरा ये दलित की राजनीति करने वाले, संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले ये लोग बताएं, राहुल गांधी तो बाद में जवाब दें, मेरा पूछना यह है कि वो जो लोग इस बात करते हैं कि संविधान संविधान संविधान, बताएं क्या जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए? बकरवाल समाज को, गुर्जर समाज को, पिछड़े समाज को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर पुरानी व्यवस्था बहाल होती है तो पहले तो नहीं मिलता था दलितों को आरक्षण, यानी 70 खत्म होने के पहले तो नहीं था। तो अगर फिर से 70 बहाल हो, पुरानी व्यवस्था है, मतलब आरक्षण खत्म। तो क्या लोग चाहते हैं कि फिर से आरक्षण खत्म हो? तो मेरा मानना है कि ये सवाल तो गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे हैं, चूंकि उन्होंने गठबंधन किया है। मैं सवाल उन सभी दलों के नेताओं से पूछता हूं कि जो लोग इसकी राजनीति करते हैं और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक सवाल और है जो मुझे लगता है कि आपको जरूर इस पर बताना चाहिए कि शंकराचार्य पर्वत वहाँ है और एक पर्वत है हरि पर्वत। वो लोग, वहाँ का जो मुस्लिम समाज है, शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान कहता है और हरि पर्वत को कोहे मारन कहता है। इन्होंने वायदा किया है कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो शंकराचार्य पर्वत का नाम हटा दिया जाएगा, उसे तख्ते सुलेमान कहा जाएगा, हरि पर्वत का नाम बदल दिया जाएगा, उसे कोहे मारन नाम दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस पर सहमत हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लोग जेल में बंद हैं, जम्मू कश्मीर के जेल में जो लोग बंद हैं उसमें से अधिकतर वो लोग हैं, सामान्य अपराधी भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है कि जो लोग या तो सीधे आतंकवादी थे, या आतंकवादी गतिविधि से जुड़े थे, या आतंकवादियों को पनाह देते थे, आतंकवादियों के लिए फंड मुहैया कराते थे, या आतंकवादियों को अपने घर में रखते थे और उनके लिए सारी व्यवस्था करते थे, यानी किसी न किसी तरीके से आतंकवाद को पालने, पोसने, पुष्पित, पल्लवित करने में जो लोग सहयोग करते थे, वो लोग जब आइडेंटिफाई हुए, चिन्हित हुए, जांच हुए, पकड़े गए, वो सब जेल में गए। अब ये साहब कह रहे हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है, वायदा किया गया, चुनावी वायदा, घोषणा पत्र में शामिल है कि अगर उनकी सरकार बनेगी साहब तो जेल में जो लोग बंद हैं वो सब रिहा कर दिए जाएंगे। अरे साहब, वो तो सब आतंकवाद और आतंकवाद में लिप्त लोग हैं, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये जायज़ है, क्या ये उचित है? अगर कांग्रेस पार्टी, चुनावी गठबंधन सब लोग करते हैं, बीजेपी भी वहाँ चुनावी गठबंधन पीडीपी के साथ की हुई थी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नहीं किया। ये सवाल मैं बाद में उनसे भी पूछूंगा, लेकिन सवाल है कि यहाँ इस घोषणा पत्र के रहते
अगर कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया है तो उनको ये बताना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो जेलों में बंद जो आतंकी हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, तो क्या यह जायज़ है? इस पर उन लोगों को भी जवाब देना चाहिए जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं और आतंकवाद की बात करते हैं। साथ साथ में ऑटोनॉमी की बात, साहब ठीक बात है कि जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी थी क्योंकि 370 था, 35 ए था, उसका अलग संविधान था, अलग परचम था, यानी अलग झंडा था, बिल्कुल अलग था, अलग सारे चीज़ थे। भारत सरकार अलग से उनको फंड भी अलग से सब कुछ जाता था और हम उस तमाम सारी व्यवस्था थी कि आप भारतीय नागरिक हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ बस नहीं सकते, ज़मीन नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, वहाँ के लोग सब कुछ कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। तो फिर से उस ऑटोनॉमी की वकालत की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी लोगों को अपनी राय देनी चाहिए और बतानी चाहिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने घोषणा पत्र में जिन बातों को शामिल किया है, क्या आप सब सहमत हैं? और क्या इस बात से सहमत हैं कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो जिस 370 को ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत का अंग बनाया गया, 35 ए को ख़त्म किया गया, और ऐसे नहीं कि किसी ने डिक्टेट कर दिया कि हाँ आज से ख़त्म कर दो, 370 ख़त्म, 35 ए ख़त्म, जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत में आया। अरे जम्मू कश्मीर पूरा जो पाक अधिकृत भी है, जो गलत तरीके से पाकिस्तान कब्जा जमा के बैठा है, वो सब भारत का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। वो आज नहीं तो कल वो भी आएगा, लेकिन आज जो मौजूदा वक्त में भारत के पास है, अगर वो पूरी तरीके से संविधान के दायरे में है, अपने संविधान वहाँ लागू है। अगर विस्तार से मैं बताऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा कि क्या स्थिति थी कि चुनाव आयोग का भी विस्तार वहाँ तक नहीं था, भारत की न्यायिक व्यवस्था का विस्तार वहाँ नहीं था, जो अब सब जाकर के हुआ है। तो मेरा सवाल यहाँ यही है कि जिस 370 को, 35 ए को और जिस स्वायत्ता की बात की जा रही है, वो स्वायत्ता का जानते मतलब क्या है? आतंकवाद के लिए गेट खोलना, अलगाववाद के लिए बिल्कुल दावत देना। स्वायत्ता का मतलब यही है। जिस तरीके से वो पहले मनमानी ढंग से करते थे, फिर से वही मनमानी जम्मू कश्मीर में चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश का जो संसद है वो सर्वोच्च है, देश का संविधान सर्वोच्च है, या जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता सर्वोच्च है, या देश की अखंडता सर्वोच्च है? आप लोग जरा इस पर बताइए। अगर देश की अखंडता के लिए, संविधान की सर्वोच्चता के लिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद की सर्वोच्चता के लिए अगर सब कुछ करना है, तो जिस संसद ने उस सर्वोच्चता को दिखाते हुए वहाँ की परिस्थिति बदल दी, तो फिर उसको रिवर्स गियर में डालने की बात करना किस हद तक संविधान के दायरे में है, किस हद तक संविधान सम्मत है? इस देश के चुने हुए लोगों ने देश की महापंचायत में बैठ कर के फैसला किया था, उसको कह रहा है कि नहीं मैं रद्द कर देंगे आएंगे तो। और उसके साथ इस देश की जो एक राष्ट्रीय पार्टी, जिस पार्टी का नेता प्रतिपक्ष है, अगर उनका गठबंधन होता है, ठीक है, उस गठबंधन से मेरे कोई इतराज़ नहीं कि चुना देश में चुनाव होते ही हैं, खूब गठबंधन होता है और उस गठबंधन पर हम लोग खूब टीका टिप्पणी करते हैं, समीक्षा करते हैं। बीजेपी की भी समीक्षा, जब बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ उनका गठबंधन हो गया था, आज तक उसकी समीक्षा होती है। अगले वीडियो में मैं उस पर भी समीक्षा करके आपको बताऊंगा, उनसे भी सवाल पूछूंगा। लेकिन आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र है, उसमें जो बातें कही गई हैं, आप लोग अपना निर्णय बताएं कि क्या वो उचित है, क्या वो भारत के हक में है, क्या भारत को सुरक्षित रख पाएगा अगर उस तरह की व्यवस्था लागू हो जाए तो? मुझे तो कम से कम नहीं लगता। आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए, इसमें इतना ही। आगे फिर कुछ नई सियासी बातों के साथ आपसे मिलेंगे।